बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीन। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, 40 लेसन पढ़ेंगे आज हम इंशाल्लाह राइटिंग स्किल्स। आपको राइटिंग आपने सीख तो ली, लेकिन इसके लिए राइटिंग को द बेस्ट करने के लिए स्किल्स कुछ रिक्वायर है आपको। वो हम सीखेंगे कि टू थिंग्स इस लेसन में हम सीखेंगे। हाउ टू पैराफ्रेज। पैराफ्रेज कहते हैं आप किसी तहरीर को आप जब कुछ पढ़ के ना उसको अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, मतलब आप खुद आप उसका मीनिंग तो चेंज नहीं करते, जो एक्चुअल राइटिंग का एक्चुअल जो पीस ऑफ राइटिंग है उसको जो मीनिंग होता है उसी को अपनी वर्डिंग में इंटरप्रेट करते हैं, इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। और टू राइट अ समरी, समरी का मतलब होता है खुलासा लिखना छोटा करके जब आप लिखते हैं। ओके, वन ऑफ द थिंग्स यू हैव टू लर्न स्टडिंग इंग्लिश इज़ हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इज़ मोर देन वन वेज। तो एक आपको इंग्लिश लर्न करते हुए एक चीज़ जो आपको सीखनी है वो ये क्या कि आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक से ज़्यादा तरीक़ों में। एक तरीका तो है ना खुद को अपनी मतलब इसका खुद को एक्सप्रेस करने का मतलब है अपने आइडियाज़ को, अपने जो आपके इमेजिनेशन है उनको एक्सप्रेस करना। मोर देन वन वेज आपको आने चाहिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। दिस कैन बी बेस्ट डन बाय प्रैक्टिसिंग इन पैराफ्रेजिंग। ये आप कैसे सीख सकते हैं कि आप पैराफ्रेजिंग की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपको ये आ जाएगा। ए पैराफ्रेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ अ पैसेज इन अ डिफरेंट वे। पैराफ्रेज होता कि ये पैराफ्रेज की एक किस्म से कह लें डेफिनेशन है, इसको हम बोल्ड करते हैं, इसको आपने याद भी करना है कि पैराफ्रेज क्या होता है। इज एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ अ पैसेज। एक पैसेज है उसके मीनिंग का एक्सप्रेशन है, यानी कि उसको अपने वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके मीनिंग को इन डिफरेंट वे, डिफरेंट तरीक़ों से, मतलब अपने वो जिस तरीके से एक्सप्रेस ऑलरेडी है उससे अलग हट के आप डिफरेंट वे से उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। Paraphrase is a writing skill in which an idea और इन्फॉर्मेशन रिटन इन अन अदर वे विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। वही बात दोबारा आ गई कि पैराफ्रेज एक राइटिंग स्किल है, ये भी एक पैराफ्रेज की डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद करना है। ऊपर वाली भी डेफिनेशन है और ये भी, जितनी ज़्यादा याद कर लेंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, राइटिंग स्किल है जिसमें आप क्या करते हैं दूसरों के आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को अपने तरीके से लिखते हैं, उसका मीनिंग चेंज किए बगैर। इट इज़ द अदर इन अदर वर्ड्स गिविंग राइटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन डिफरेंट वर्ड्स। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको मुख्तलिफ अल्फाज में लिखते हैं। दैट इज़ यू रीफ्रेज द वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। अगेन एंड अगेन ये बात आ रही है कि आपको रीफ्रेज जस्ट उसे करना है, उसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज नहीं करना। मीनिंग जो ओरिजिनल टेक्स्ट से कन्वे हो रहा है वही आपका जो टेक्स्ट है उससे भी वो कन्वे होना चाहिए। मीनिंग ओरिजिनल उसका बदलना नहीं, आपने सिर्फ वर्डिंग चेंज करनी है। पैराफ्रेजिंग इज ऑफन यूज इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट कोटिंग कोटेशन से कोट निकला कि जब आप डायरेक्ट कोट करते हैं किसी चीज़ को, व्हाट अ राइटर हैज सेड, कि ये इस जगह पे भी यूज़ होता है अक्सर जब डायरेक्ट कोटेशन आपको डायरेक्ट कोट राइटर ने जो कहा है वो यूज़ करना हो। इट इज़ अ स्किल एंड इट इज़ यूज टू री राइट शॉर्ट सेलेक्शंस। अगेन बात यही कि री राइटिंग है, आपकी शॉर्ट सिलेक्शन को आपने री राइट करना है इन योर ओन वे इन डिफरेंट वेज विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। सीरीज ऑफ सेंटेंस और पैराग्राफ्स, मतलब शॉर्ट सेलेक्शंस को, सीरीज ऑफ सेंटेंस को, पैराग्राफ्स को रीराइट करने की एक स्किल है पैराफ्रेजिंग। अ पैराफ्रेज इज यूजली एज लॉन्ग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इट्स फुल मीनिंग। ये भी बात आपने याद रखनी है कि पैराफ्रेज उतना लंबा होता है जितना ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, क्योंकि टेक्स्ट को तो आपने कम करना ही नहीं है ना आपने समरी में टेक्स्ट को कम करेंगे जब आप खुलासा लिख लेंगे। पैराफ्रेज में टेक्स्ट को आपने कम नहीं करना, ना उसका मीनिंग चेंज करना है, जस्ट आपने वर्डिंग चेंज करनी है और कम्युनिकेट वही करना है जो उसका फुल मीनिंग, जो ओरिजिनल टेक्स्ट कम्युनिकेट कर रहा है वही आपने भी मीनिंग कम्युनिकेट करना है। हाउ आर सम टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू इन राइटिंग अ पैराग्राफ लिखने के लिए आपके पास जो कुछ टेक्निक्स आपकी हेल्प करेंगी वो हम देख लेते हैं कौन सी हैं। जो पैराफ्रेज में पैराग्राफ में यहाँ पैराफ्रेज आना चाहिए था ना, कि पैराफ्रेज हम लिखना सीख रहे हैं तो उसको लिखने की टेक्निक्स भी सीखेंगे ना। वेल, फर्स्ट टेक्निक देखते हैं। टेक्निक नंबर 1, योर पैराफ्रेज में कंटेन सम वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज के भी कुछ लफ्ज़ आपके पैराफ्रेज में हो सकते हैं, बट ट्राई टू यूज सिनोनिम्स दैट आर पॉसिबल। लेकिन आपने करना क्या है, ज़्यादा कोशिश करें कि सिनोनिम्स वो होते हैं अल्फाज मुतरादिफ जिनको कहते हैं, मतलब सेम वर्ड्स होते हैं, मतलब मीनिंग सेम होता है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सिनोनिम्स जिसको कहते हैं ना, आपको पता होगा सिनोनिम्स का, कि वो वर्ड्स ओरिजिनल पैराग्राफ वाले भी वर्ड्स हो सकते हैं पैराफ्रेज में, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स यूज़ करें, क्योंकि सिनोनिम्स से मीनिंग तो चेंज नहीं होता, सिर्फ वर्ड ही चेंज होगा। तो आपको करना भी क्या है पैराफ्रेज में, वर्डिंग चेंज करनी है। चेंज डायरेक्ट कोटेशन टू इनडायरेक्ट कोटेशंस, यूज़ रिपोर्टेड स्पीच, कि जो डायरेक्ट कोटेशन उसमें पैराफ्रेज में यूज़ हुए ना उसको आप इनडायरेक्ट कोटेशन में लिखना है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने मैट्रिक लेवल में, इंटर लेवल पे पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा ये क्या होते हैं। अब डायरेक्ट कोटेशन आपको मैं एग्जांपल भी यहाँ देके एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि आप देखें पैराफ्रेज में लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सनैलिटी के बारे में, कायदे आज़म के बारे में कर लें कि कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम।
अब काम काम और बस काम उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेटली लिखेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट कोटेशन है कायद आज़म का। और जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे उसी टेक्स्ट की जिसमें ये कोटेशन है तो आप उसको इनडायरेक्ट कोटेशन में कर लेंगे कि कायद आज़म ने फरमाया कि काम काम और काम करना चाहिए, हमें काम काम और काम करना चाहिए। मतलब उसको इनडायरेक्ट कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमास से निकाल के इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में कर लेंगे। आपको पता है जो इनडायरेक्ट कोटेशन होते हैं इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं और डायरेक्ट कोटेशन को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये आपको सो पता होगा, नहीं पता तो आप इसको नोट कर लें कि इनडायरेक्ट कोटेशन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट कोटेशंस आर कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। चेंज एक्टिव सेंटेंस टू पैसिव सेंटेंस एंड वाइस वर्सा। मतलब जो उसमें एक्टिव वाइज दिए गए ना ओरिजिनल पैसेज में उसको आप पैसिव वाइज बना लें और जो पैसिव वाइज दिए हुए हैं ना उसको एक्टिव वाइज कर लें। मतलब इस तरह आपकी वर्डिंग तो डेफिनेटली चेंज होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन जो मीनिंग है वो तो डेफिनेटली आपने वही रखना है तो वही रहेगा। ये टेक्निक्स भी जो है ना पैराफ्रेज करने की ये भी आपने तीनों मेमोराइज कर लेनी है। ओके, स्टेप 1 देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली अ नंबर ऑफ टाइम्स स्टिल यू अंडरस्टैंड इट फुली। कि पैसेज जो आपको ओरिजिनल दिया गया क्योंकि आपने उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, आप उस पैसेज को पहला स्टेप जो है पैराफ्रेजिंग करने का वो आप उसको ढेर सारे बार पढ़े, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक आपको कंप्लीटली एक एक बात उसकी क्लियर नहीं ना होती। क्योंकि आपने वर्डिंग उसकी आपने उसका मीनिंग समझना है ना, आप जब खुद समझेंगे मीनिंग तभी आप सेम मीनिंग वाला उसका पैराग्राफ लिखेंगे ना, पैराफ्रेज करेंगे। आप खुद को आपको मीनिंग क्लियर होगा तो आपको पता चलेगा ना कि इस मीनिंग को मैं और कैसे वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इसलिए आपने उसको बार बार पढ़ना है ताकि आपको फुली अंडरस्टैंड हो जाए वो ओरिजिनल पैराग्राफ। फिर क्या करना है, लुक अप वर्ड्स इन अ डिक्शनरी दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। जो लफ्ज़ आपको समझ नहीं आते उनके लिए डेफिनेटली आप डिक्शनरी यूज़ करेंगे क्योंकि आपको सारे को अंडरस्टैंड करना है। ट्राई टू फाइंड सिनोनिम्स फॉर देम, और वो उन वर्ड्स के लिए सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश करें जो आप अपने पैराफ्रेजिंग के पैराग्राफ में लिख सकें। थर्ड पे आप करेंगे जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ द पैसेज। पैसेज के मेन पॉइंट्स हैं उनको जॉट डाउन कर लें। मेक एन आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स यू हैव जॉटेड डाउन। अब जो आपने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं उनकी हेल्प से आप आउटलाइन बनाएं। हमने जब ऐसे लिखना सीखा था आपको याद होगा, उधर भी हम पहले जॉट डाउन करते थे पॉइंट्स को और देन हम क्या करते थे आउटलाइंस बनाते थे। इधर भी हमने ऐसे ही करना है, मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं फिर उनसे आउटलाइन बनानी है। 4 स्टेप हो गए। अब रिमेंबर योर आउटलाइन शुड कंटेन। अब आउटलाइन में क्या क्या होना चाहिए, द मेन आइडिया, द मेन स्पोर्टिंग आइडियाज और पॉइंट्स, द प्राइमरी सेकेंडरी स्पोर्टिंग डिटेल्स। ये सारे जो है ना बातें, ये सारी टर्म्स के स्पोर्टिंग डिटेल क्या होती है, मेन आइडिया क्या होता है, ये आपको मुझे यकीन है कि समझ आ रही होंगे क्योंकि पीछे हम बहुत अच्छे से इनको कवर कर आए हैं। तो आपने जो आउटलाइन लिखनी है पैराफ्रेजिंग के लिए उसकी आउटलाइन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मेन आइडिया, स्पोर्टिंग डिटेल और ये सारा कुछ, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी स्पोर्टिंग डिटेल्स का भी ये मतलब है कि स्पोर्टिंग डिटेल्स जो डायरेक्ट सपोर्ट कर रही हैं प्राइमरी, और जो थोड़ा सा इनडायरेक्टली बाय द वे ऑफ एनी इलिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही हैं वो इनडायरेक्ट स्पोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, सॉरी सेकेंडरी स्पोर्टिंग डिटेल्स होती हैं। फिफ्थ स्टेप है राइट द पैराफ्रेज यूजिंग योर ओन वर्ड्स विदाउट ओमिटिंग एनी एसेंशियल आइडिया। अब असल काम आपका फिफ्थ स्टेप में है कि आपने पैराफ्रेज लिखना है अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करके या सिनोनिम्स जो आपने ढूंढे हैं उनको यूज़ करके विदाउट ओमिटिंग एनी एसेंशियल आइडिया। जो उसका ज़रूरी आइडिया जो ओरिजिनल टेक्स्ट में ओरिजिनल पैरा में कम्युनिकेट किया राइटर में उसको ओमिट किया, यानी कि उसको निकाले बगैर आपने उस आइडिया को अपने पैराफ्रेज में इंक्लूड करना है। उस आइडिया को निकाले बगैर आप पैराफ्रेज लिखेंगे अपने लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। 6 नंबर पे पॉलिश द पैराफ्रेज। जैसे हम करते नहीं थे प्रूफ रीडिंग एक पैराग्राफ में, और ऐसे में तो नहीं हमने की, पैराग्राफ में हमने ज़्यादा किया प्रूफ रीडिंग और उसको दोबारा से लिखना, ठीक से लिखना। तो पॉलिश द फ्रेज, इस पैराफ्रेज का भी ये मतलब है कि पैराफ्रेज की आप प्रूफ रीडिंग करें, उसमें कोई गलतियाँ वगैरह वो दूर करें, उसको पॉलिश करें। प्रैक्टिस 1 देखते हैं। इट इज़ सेड दैट वन इन 1998 ब्राज़ील लॉस्ट द वर्ल्ड कप टू फ्रांस, कि 1998 में जब ब्राज़ील ने फ्रांस के खिलाफ वर्ल्ड कप हारा था, द ब्राज़ीलियंस वर सो disheartened that one had the impression that a big national disaster had taken place। डिजास्टर का मतलब होता है बड़ा, उनका ना कौमी नुकसान हो गया, मतलब बड़ा उनका तबाही हो गई है। वो इतने हर्ट थे, इतने वो लॉस होप उनकी हो गई थी, मतलब इतने वो दुखी हुए थे कि इम्प्रेशन ये पड़ता था कि बड़ा उनका ना कौमी लेवल पे नुकसान हो गया है। एंड द कंट्री इट सेल्फ हैड डाइड, और पूरा का पूरा मुल्क खुद अपने अंदर मर गया है। मतलब इतना ज़्यादा उनको फीलिंग वो हर्ट फील हुआ था, और इतना ज़्यादा उनको कह लें आप पेसिमिज्म फील हुआ था कि वो ऐसे फील कर रहे थे कि वो कंट्री इट सेल्फ डाइड। दे से दैट मैनी डिड डाई ऑफ सैडनेस। वो कहते थे कि मैनी डिड डाई ऑफ सैडनेस, बहुत से लोग उदासी की सैडनेस की वजह से मर जाते हैं। डिफीट इन चैम्पियनशिप मैचेस हैज़ ऑफन कॉज हार्ट अटैक्स। ओहो,
वो कह रहा है कि डिफीट यानी कि शिकस्त है, चैम्पियनशिप के जो मैचेस होते हैं उनमें जो शिकस्त होती है, ज़ाहिर है जो बंदे बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं ना, जो बहुत दिल से उनको बहुत इमोशनल होते हैं, तो उनको हार्ट अटैक्स भी हो जाते होते हैं। एंड डिस्पेयर ऑफ द पब्लिक इज़ यूजली सो ग्रेट दैट मैनी टेक देयर ओन लाइफ्स। और लोगों की जो डिस्पेयर है यानी कि मायूसी इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग अपनी ज़िंदगियाँ ले लेते हैं, मतलब सुसाइड्स कर लेते हैं। सच इज़ द पैशन ऑफ फुटबॉल फैंस। फुटबॉल फैंस जो होते हैं उनका ऐसा पैशन होता है। ये फुटबॉल मैच के बारे में बात हो रही है कि वर्ल्ड कप जब ब्राज़ील हारा था तो ये उनका सारा था। अच्छा, मैंने अब आपको अच्छे से समझा दिया, मुझे यकीन है कि आपको ये एक बार समझने से सारा आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन बच्चे, अगर आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं ना, तो आपको एक बार समझने से बेशक पैराग्राफ क्लियर हो जाए, लेकिन आपने उसको 2-3 बार पढ़ना है, उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आपने उसी को अपने लफ्ज़ों में लिखना है ना, उसका मीनिंग ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा, आउटलाइन अब बनाई है उसने, ब्राज़ील लॉस्ट वर्ल्ड कप 1998। पहली मेन हेडिंग बन गई। दूसरी मेन हेडिंग है पॉसिबल डिफीट काजिज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो शिकस्त से होते हैं वो, और ब्राज़ील ने वर्ल्ड कप हारा। अब इसमें उसने सब हेडिंग भी 2 बनाई है। इंटायर कंट्री सैड, सम डेथ्स। पूरा का पूरा मुल्क जो है वो सैड था, मतलब कि उदास था, और कुछ लोग मर भी गए, डाइड हो गए, डेथ हो गई उनकी। अच्छा, वर्ल्ड कप लूज़ करने की वजह से ये 2 हुए ना, इसलिए मेन हेडिंग की उसने 2 सब हेडिंग्स बना दी, और सेकंड जो मेन हेडिंग हमारी आउटलाइन की वो भी हमने देख ली, और उसकी भी सब हेडिंग्स 2 बनाई हुई हैं, हार्ट अटैक्स और दूसरा सुसाइड्स। कि वो उनको लोग इतने ज़्यादा डिसअपेयर हुए, मतलब इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए, हार्ट अटैक्स भी उन्हें आए और सुसाइड्स भी उन्होंने की, यानी कि खुदकुशी की। थर्ड वाली जो सी मेन हेडिंग है, फुटबॉल फैंस वेरी इमोशनल। जो फुटबॉल के फ़ैन होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं। अब पैराफ्रेज किया हुआ है उसने, हम देख लेते हैं इसको, कि इन 1998 ब्राज़ील लॉस्ट द वर्ल्ड कप टू फ्रांस। बात वही आपकी होगी ना, मतलब कम्युनिकेट, बात जो ऊपर वाली पहली लाइन में वही बात कम्युनिकेट हो रही है, लेकिन वहाँ लंबी लाइन थी, डेफिनेटली वर्ड्स ज़्यादा थे, या आपने अपने वर्ड्स में लिखा और छोटी लाइन लिखी, बात वही कम्युनिकेट की, मीनिंग वही कम्युनिकेट किया जो ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइन कम्युनिकेट कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटायर कंट्री वाज ओवरकम विद सैडनेस। पूरा का पूरा मुल्क जो है उस पर उदासी ओवरकम थी, यानी कि गालिब थी, छाई हुई थी। सम पीपल इवन डाइड, कुछ लोग यहाँ तक कि कुछ लोग मर भी गए। डिफीट इन चैम्पियनशिप मैचेस काजेज स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अमंग फैंस। तो चैम्पियनशिप के जो मैचेस होते हैं उनमें शिकस्त जो होती है वो फैंस को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जो उसकी शिकस्त जो है वो काज करती है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उसके फैंस में। कि क्या क्या रिएक्शन होता है, फ्रॉम हार्ट अटैक्स टू इवन सुसाइड, कि वो उनको हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। फुटबॉल फैंस आर वेरी इमोशनल अबाउट द गेम। अब देख रहे हैं कि ये सारा जो 3 लाइनें पैराफ्रेज की लिखी हैं, बेशक ये ओरिजिनल टेक्स्ट से काफ़ी छोटा बन गया, मतलब अगर वो 4-5 लाइनें थी तो ये 3 लाइनें बन गई हैं। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा कि छोटा उसको नहीं करना, लेकिन छोटा आपने इस सेंस में नहीं करना कि फजूल बातें लगानी है, आपने कोशिश ये करनी है, बल्कि करना आपने ऐसे है कि पूरा जो मीनिंग ओरिजिनल टेक्स्ट में, ओरिजिनल पैराग्राफ में जो हमें दिया गया पैराफ्रेज करने के लिए, उसमें जो जो मीनिंग कम्युनिकेट हो रहे हैं, आपने वो सारे के सारे मीनिंग कम्युनिकेट करने हैं। और अगर वो छोटा भी हो जाए तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ये हमें प्रैक्टिस 1 में नज़र आ रहा है। लेकिन आपने देख लें कि सारे मीनिंग जो ऊपर उधर कम्युनिकेट हुए हैं, कि ये लॉस करते हैं मैच, ये होता है, ये होता है, ये सारा कुछ, वो सारे मीनिंग कम्युनिकेट हो रहे हैं। और मेन बात जो फोकसेबल है वो ये है, जिस पे आपने फोकस करना है, कि आउटलाइंस जो उसने 3 बनाई हैं, सेम इन्हीं आउटलाइन पे उसने पैराफ्रेजिंग की है। अच्छा, अगर कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ऐसे करते हैं कि डायरेक्ट पैराग्राफ पढ़ के ना ओरिजिनल खुद ही पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं, मतलब आउटलाइंस और ये सारे स्टेप्स छोड़ के, ऐसे भी कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन आपने इनिशियल लेवल पे ऐसे नहीं करना, क्योंकि पहले आपकी आउटलाइन से प्रैक्टिस हुई होगी तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। पेपर में यू माइट हैव लेस टाइम, तो पेपर में क्या हो सकता है कि आपके पास थोड़ा टाइम हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं विदाउट आउटलाइन, लेकिन आप प्रॉपर अगर स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने प्रैक्टिस कर करके अपनी पैराफ्रेजिंग की स्किल को इतना ज़्यादा पॉलिश कर लिया कि आपको आउटलाइंस की ज़रूरत नहीं है, आप ओरिजिनल पैराग्राफ पढ़ के अंडरस्टैंड करके डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, तो यू मे डू इट। ओके, practice 2 is that the best approach to students cooperation is the organization of thrift societies। कि स्टूडेंट कॉपरेशन की जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्रिफ्ट सोसाइटीज़। थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ ऐसे कहते हैं कि थ्रिफ्ट का मतलब होता है कफ़ायत शारी, मतलब कफ़ायत शारी की जो सोसाइटीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज करके स्टूडेंट कॉपरेशन को ऑर्गेनाइजेशन करके, यानी कि स्टूडेंट कॉपरेशन को ऑर्गेनाइज करने का तरीका जो है वो थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज पहले करें।
द प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट फ्राम द कोऑपरेटिव एज इट इज़ फ्राम द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपरेशन स्टूडेंट्स का वो इंपॉर्टेंट है, इतना ही प्रिंसिपल ऑफ थ्रिफ्ट यानी कि किफ़ायत शारी का जो प्रिंसिपल है वो इम्पॉर्टेंट है। थ्रिफ्ट गिव्स अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ करेक्टर एंड कफ़ायत शारी जो है वो क्या करती है, आपके करेक्टर को बेसिक फाउंडेशन बुनियादी यानी कि उसकी बुनियाद फराहम करती है करेक्टर को स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एंड इट इज़ ईजी टू फॉर्म दिस हैबिट इन वंस अर्ली लाइफ, और किसी बंदे की ज़िंदगी की अर्ली लाइफ में यानी कि उसकी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ पे ये हैबिट उसकी अगर फॉर्म कर दें, उसकी कफ़ायत शारी की आदत बन जाए तो ये आसान काम है। रादर के वो जब बड़ा हो जाए, जब उसको फजूल खर्ची की या अयाशी की या फजूल कामों की आदत पड़ जाए, फिर उसके लिए आपकी ये वाली जो हैबिट है डिवेल्प करना डिफ़िकल्ट होगा। अर्ली स्टेज पे अगर डिवेल्प कर दें तो दिस इज़ ईजी। इन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस हैबिट, इस हैबिट को फॉर्म करने के लिए, इसको डिवेल्प करने के लिए जो प्रोसेस वो क्या है, द यंग स्टूडेंट्स विल हैव टू एक्सरसाइज रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन, उनको सख्ती से सेल्फ डिसिप्लिन का मुजाहरा करना चाहिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको, विच विल नॉट ओनली हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन हिज ओन स्पिरिचुअल लाइफ, जिसका इनकी किसका भला ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है इसका इनकी स्पिरिचुअल लाइफ पे सिर्फ ग्रेट इफेक्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, बट विल रिएक्ट टू हिज फैमिली, उनकी फैमिली पे भी इसका असर होगा, एंड थ्रू द फैमिली ऑन अ सोसाइटी एज अ होल, और जब उसकी उनकी फैमिली पे भी असर होगा तो फैमिली के जरिए पूरी सोसाइटी पे भी इसका असर होगा। अच्छा, वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं थ्रिफ्ट, इसमें आ गया जिसका आपने सिनोनिम यूज़ करना है सेविंग, इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी को सेव करना, वही कफ़ायत शारी मतलब एतदाल पसंदी से इकोनॉमी को या हर चीज़ को यूज़ करना। रिग्रेस का मतलब होता है वही सख्ती, फर्म, डिमांडिंग, स्ट्रिक्ट, सख्ती से, फीमली जिसको कहते हैं आप। ओके, ये टू हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, इनका हमने सिनोनिम्स देख लिए, आपको मैंने समझा भी दिया अच्छे से पैराग्राफ की इसका ओरिजिनल टेक्स्ट का मीनिंग क्या है। अब आप अच्छे बच्चों की तरह अगर ऐसे करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप खुद अपनी नोटबुक पेंसिल लें, इसका खुद पैराफ्रेजिंग करें। उसके बाद हम ये आउटलाइंस तो देखेंगे, आउटलाइंस हैं बल्कि पैराफ्रेजिंग इसके दी नहीं हुई, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अच्छा, आउटलाइन देख लें फिर आपकी इसकी खुद पैराफ्रेजिंग कीजिएगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी आपको। हाउ स्टूडेंट्स कैन बेस्ट कॉपोरेट, पहली आउटलाइन क्या बनी, स्टूडेंट्स कॉपोरेट बेस्ट कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से, थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ के ज़रिए, कि अगर ये सोसाइटीज़ कायम की जाएँ तो वो अच्छे से कॉपरेट कर सकते हैं। थ्री फोल्ड वैल्यू टू ऑफ थ्रिफ्ट, के थ्रिफ्ट की जो वैल्यू है थ्री फोल्ड यानी कि तीन टाइम्स थ्री फोल्ड ट्रिपल वैल्यू ऑफ थ्रिफ्ट, मतलब उसकी वैल्यू जो 3 गुना आप कह लें उसको, थ्री फोल्ड को 3 गुना कहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ करेक्टर, करेक्टर जो आपका बिल्ड करना है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी फाउंडेशन पे भी थ्रिफ्ट सोसाइटीज़ हैं उनका एक आप कह लें जो है उसको ब्रिलियंट रोल है उनका। फॉर्मेशन ऑफ हैबिट्स किस चीज़ की डिवेल्प करनी है, थ्रिफ्ट सोसाइटी की, आपने ऊपर पढ़ा पैरा में। एक्सरसाइज ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, के स्टूडेंट को चाहिए वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्सरसाइज करें। इफेक्ट ऑफ थ्रिफ्ट, अब थ्रिफ्ट का कफ़ायत शारी का असर क्या होगा, इट्स डीपर इन्फ्लुएंस, इसका जो असर है डीपर इन्फ्लुएंस यानी कि इसका तासुर है बहुत डीपर है, बहुत गहरा होता है। स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली, आपको स्पिरिचुअली भी फ़ायदा होगा और फाइनेंशियली भी। ये आउटलाइन बन गई, अब इन आउटलाइन से आपने अच्छे से पैराफ्रेजिंग कर लेनी है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये बहुत इजी काम है और प्रैक्टिस से ही आपको आएगा ना। आप इसको अच्छे बच्चों की तरह ये 4 5 6 लाइनें जितने भी हैं इन आउटलाइन को मद्देनजर रखते हुए, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में पढ़ी ना प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की हमने, उसका पैराफ्रेजिंग पढ़ी, ऐसे ही आप ये आपको आउटलाइन डिफिकल्ट मीनिंग सिनोनिम सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, सिर्फ आपने पैराफ्रेजिंग करनी है अच्छे बच्चों की तरह, ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। आप 40 लेक्चर आ गया, बहुत आगे आप बड़े होते जा रहे हैं, तो अब मैं आपको नहीं करवाऊंगी, ठीक है, खुद करेंगे आप। थर्ड जो हमारा प्रैक्टिस का पैराग्राफ है हम ये देख लेते हैं। ईच ऑफ अस हिज हियर, इसकी भी पैराफ्रेजिंग नहीं है, मैं आपको ये समझा देती हूँ अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर लें, पैराफ्रेजिंग आप खुद करेंगे। ईच ऑफ अस इज हियर फॉर अ ब्रीफ सोजोरन, यानी कि हमारा सब का यहाँ पे ब्रीफ सोजोरन भी, इसको सोजन भी कहते हैं, सोजन डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। वेल इसका मतलब है कि टेम्परेरी स्टे होता है ना, आर्जी क़याम जिसको कहते हैं हम, वो कि हम सब का यहाँ पे आर्जी क़याम है दुनिया में, डेफिनेटली ऐसा है। फॉर व्हाट पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए, ही नोज नॉट, वो नहीं जानता, मतलब वो हम कोई भी नहीं जानता, ही नोज नॉट। अब वहाँ जैसे अस यहाँ लिख के तो यहाँ वही नो नॉट आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ अस यूज़ हो रहा है ना, हमने पीछे पढ़ा है कि हम जो प्रोनाउन है वो पैरेलल यूज़ करेंगे, यहाँ अस है तो यहाँ वही आना चाहिए था। वेल थ्रू दो ही समटाइम्स थिंक्स ही फील्स इट, अच्छा आगे सिंगुलर सारा वो यूज़ कर रहा है, एक पर्सन के लिए आगे पैराग्राफ वो लिख रहा है, तो यहाँ ईच ऑफ अस इज़ हियर फॉर अ ब्रीफ सोजर्न, कि हम में से हर कोई यहाँ एक टेम्परेरी स्टे के लिए, आर्जी क़याम के लिए, कि किस मकसद के लिए उसको नहीं पता या हमें किसी को भी नहीं पता।
कि दो ही समटाइम्स थिंक्स ही फील्स इट, कि बाज़ औक़ात वो उसको फील करते हैं, यानी कि हम इस बात को फील करते हैं कि हमारा क्या पर मकसद है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेली लाइफ, लेकिन हमारी जो डेली रूटीन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विदाउट गोइंग डीपर, हम बगैर किसी डीप मतलब बगैर की डीपर मतलब इसको डीप को कहते हैं ना, गहराई, गहराई में जाए बगैर, वी एग्जिस्ट फॉर आवर फेलो मैन, हम किस लिए जी रहे हैं, अपने दूसरे लोगों के लिए जी रहे हैं, मतलब अपने लिए नहीं हम जीते, हम अपने फेलो मैन के लिए, दूसरे लोगों के लिए जीते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस फॉर दोज, पहले नंबर पे क्या है कि वन डिपेंड्स एंड नेक्स्ट फॉर ऑल दोज, कि एक बंदा वो डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है किसी और पर, एंड नेक्स्ट फॉर ऑल दोज, और सारे के सारे अगले लोग भी यही करते हैं। अननोन टू अस पर्सनली टू हुज डेस्टिनीज वी आर बाउंड अप, अननोन यानी कि हम इस चीज़ से अनअवेयर है, अननोन है, हमें ये नहीं पता, पर्सनली हम इस चीज़ से अननोन है, हमें पर्सनली इस बात का नहीं पता, टू हुज डेस्टिनीज के किस किन मनाजिल की जानिब वी आर बाउंड, अब हम किन मनाजिल की जानिब रवान दवाएँ, किन मनाजिल की जानिब हम जाने के लिए बाउंड हुए हैं। बाय टाई ऑफ सिंपथी, एक सिंपथी, एक हमदर्दी की टाई, यानी कि हमदर्दी का रिलेशनशिप हमारे अंदर सब लोगों में पाया जाता है, तो वो किस डेस्टिनीज पे पहुंचने, किन मनाजिल पे पहुंचने के लिए वो हम इस टाई ऑफ सिंपथी से, रिलेशनशिप ऑफ सिंपथी से हम बाउंड हुए हैं। 100 टाइम्स एवरी डे, एक दिन में 100 बार, आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट माई इनर एंड आउटर लाइफ डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन, मैं एक दिन में 100 बार मैं ये सोचता हूँ कि मेरी अंदरूनी और बैरूनी ज़िंदगी इन्हिसार करती है दूसरे लोगों की लेबर्स पर, दूसरे लोगों के कामों पर, दूसरे लोगों की मजदूरी पर। लिविंग एंड डेड, जो जी रहे हैं उन पर भी, और जो डेड हो गए हैं यानी कि जो फोत हो गए हैं उन पर भी, यानी कि फोत शुदा लोगों के भी बहुत सारे एहसान आता है ना, उन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डेवलप की, तो आप यानी कि वो आप उन पर डिपेंडेंट है, उनकी चीज़ों पर इन सेंस, एंड दैट आई मस्ट exert माई सेल्फ इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मैयर, और मुझे खुद को करना चाहिए क्या, इन द सेम मैयर एज आई हैव रिसीव्ड एंड एम स्टिल रिसीविंग, यानी कि मुझे अपने अंदर एग्जर्ट का मतलब होता है टू अटेम्प्ट, टू ट्राई, कोशिश करना, मतलब मुझे अपने अंदर कोशिश इस चीज़ की करनी चाहिए कि टू गिव इन द सेम मैयर, कि जिस मैयर में जिस तरीके से लोग मुझे दे रहे हैं ना, गिव एंड टेक का प्रिंसिपल, तो मैं भी उनको वैसे ही प्रोवाइड करूँ, मतलब आई हैव रिसीव्ड एंड एम स्टिल रिसीविंग, कि जिस मैनर में, जिस मैयर में मैं रिसीव कर रहा हूँ लोगों से उनकी एहसानात या उनकी सिंपैथी या वट एवर, उसी मैनर में मुझे एग्जर्ट भी करना चाहिए माई सेल्फ, कि मैं उनके लिए करूँ। ओके अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इसमें देख लेते हैं। सोजन, स्टे, रेस्ट, स्टॉप ओवर, विजिट, वही बात, स्टे का मतलब भी क़याम होता है, रेस्ट का मतलब थोड़ी देर आराम क़याम, स्टॉप ओवर का मतलब थोड़ी देर रुकना, विजिट भी सैर, मतलब थोड़ी देर के लिए होते हैं, सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। डेस्टिनी, लाइव्स, फेट, फार्चून, मंजिल, जिंदगियाँ, फेट कुछ किस्मत, फार्चून्स भी किस्मत को कहते हैं, मुकद्दर नसीब को। एग्जर्ट वही बात, एफर्ट कोशिश, अप्लाई कुछ अप्लाई करना, अटैम्प्ट ट्राई भी आप यहाँ कर सकते हैं। और मैयर्स, अमाउंट, पोर्शन, शेयर, यानी कि जिस मैयर्स में वो हम मुझे दे रहे हैं, जिस मैयर में मैं उनसे ले रहा हूँ उनके एहसानात या उनकी सैम्पटी, उस मैयर ने मुझे उन्हें देना भी चाहिए। तो मैयर अमाउंट, जिस अमाउंट में, जिस पोर्शन में, जिस शेयर के मुताबिक। ये हो गई हमारे सिनोनम्स। अब आउटलाइंस देख लेते हैं। अवर लाइफ ब्रीफ, हमारी ज़िंदगी ब्रीफ है, ठीक होगी बात। पर्पस अननोन है, पर्पस जो हमें वो हमें नहीं पता, अननोन है। या देख रहे हैं ना, एक एक आउटलाइन पे आपने एक एक लाइन लिख रहे हैं, तो सिंपली इसका पैराफ्रेजिंग आपसे हो जाएगी। बट सिंपली फेल्ट, लेकिन हम सादगी से कभी महसूस करते हैं। अवर इमीजिएट रिलेशन फर्स्ट टू दोज विद होम वी आर इंटीमेट, उन लोगों से जिनके हम इंटीमेट मतलब जिनसे हमारे ताल्लुकात हैं, उनके साथ हम अच्छा रिलेशन फील करते हैं। देन टू दोज वी आर अलाइंड विद बाय सिंपैथी, और फिर उन लोगों से जिनसे हम हमदर्दी के एक रिश्ते से जुड़े हुए हैं। द डिपेंडेंस ऑफ माई लाइफ ऑन द लेबर ऑफ द लिविंग एंड द डेड, तो मेरी ज़िंदगी का इन्हसार दूसरों लोगों की लेबर्स पे है जो ज़िंदा हैं, कुछ उनमें से फोत हो चुके हैं। फील द ड्यूटी ऑफ गिव एंड टेक, और एंड पे वही बात जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया कि गिव एंड टेक की ड्यूटी को फील करें, कि जिस वे में आप आप टेक कर रहे हैं, ले रहे हैं दूसरों के सनात या दूसरों की सहमति, उसी वे में यू हैव टू गिव दैम, उसी वे में आपको चाहिए कि आप उनके लिए करें काम जिस वे में वो आपके लिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी आउटलाइंस यहाँ बनी हुई हैं, तो आपने इसका अच्छे से ही पैराफ्रेजिंग कर लेनी है, अच्छी तरीके से आपने इसका पैराफ्रेज बना लेना है, ठीक है ना। पैराफ्रेजिंग द फॉलोइंग पैसेज, फॉलो द स्टेप्स गिवन अर्लियर। अब 4 पे भी अगेन वही आ गया कि हमारे पास एक पैसेज है, हमने उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है, उसकी पैराफ्रेज हमें दी हुई है। ये ना आई थिंक एक पॉइंट टाइप पर देख लेते हैं इसको। कलीम उमर द जर्नलिस्ट हैज़ स्टडीड जापानीज़ बिजनेस कस्टम्स एंड हैबिट्स। कलीम उमर एक जर्नलिस्ट है, उसने क्या किया, स्टडी किया है जापानीज़ के बिज़नेस को, उनके कस्टम्स को, यानी कि रस्म रवाज को, उनकी आदात को। ही सेज दैट द जापानीज़ प्रेफर टू वर्क कलेक्टिवली एज मेंबर्स ऑफ ग्रुप रेदर देन इंडिविजुअली।
तो वो ये कहता है कि जापानीज़ जो होते हैं वो कलेक्टिवली यानी कि ग्रुप में काम करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं अकेले काम करने से। दिस ही सेज इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ जापानीज़ इकोनॉमिक सक्सेस। वो कहता है कि ये जापानीज़ की इकोनॉमिक यानी कि उनकी माशी तौर पे उनकी जो सक्सेस है, उनकी खुशहाली, उनकी माशी कामयाबी की एक मेन रीज़न वो ये है। कौन सी भला? कि ये कलेक्टिवली काम करने को वो प्रेफर करते हैं रादर देन इंडिविजुअली। बहुत सिंपल सी पैराग्राफ है, 3 लाइनें आराम से, और आउटलाइंस भी इसकी अच्छी सी बनी हुई है कि रिपोर्टेड दैट जापानीज वर्क इन ग्रुप नॉट एन इंडिविजुअल। कि रिपोर्ट है एक जर्नलिस्ट की कि जापानीज जो हैं वो ग्रुप्स में काम करने को प्रेफर करते हैं इंडिविजुअल काम करने से। अब सेकंड जो उसने रीज़न बता दिया उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने की, ये दो ही बातें इस बताई हुई है पैराग्राफ ओरिजिनल में, दो ही बातें आउटलाइन बन गई हैं। अब पैराफ्रेज में आप देखें कि के उमर इसको आप यूँ शॉर्ट करके यूँ लिख सकते हैं, के उमर, ठीक है ये लिखना, पैराफ्रेज में आप ऐसा कर सकते हैं। दैट जर्नलिस्ट सेज दैट द जापानीज लाइक टू वर्क टुगेदर इन ग्रुप एंड नॉट सिंगली। अब देखा ये बात ख़त्म हो गई ना, फिर अब वो कह रहा है ही सेज दैट द जापानीज, वो कर रहा है ना, एक आ रही है ना रिपोर्टिंग स्पीच की, हमें फीलिंग्स यहाँ आ रही हैं इस सेंटेंस को पढ़ के, लेकिन जहाँ रिपोर्टेड स्पीच उसने कह दिया कि उसने इन 2 लाइनों को ना एक लाइन में कर दिया कि उसने कहा कि जापानीज लाइक टू वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एंड नॉट सिंगली। बात समझ रहे हैं ना? अब इंडिविजुअली की जगह उसने सिंगली यहाँ यूज़ कर दिया, मीनिंग वर्ड चेंज कर दिया, लेकिन मीनिंग तो वही कम्युनिकेट हो रहा है जो यहाँ कम्युनिकेट हो रहा था। नेक्स्ट है ही बिलीव्स दैट दिस फीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जापानीज इकोनॉमिक सक्सेस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ही बिलीव्स दैट दिस फीचर या दिस एस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दिस ही बिलीव्स दैट, यानी कि कौन बिलीव्स? के उमर, वो इसको इस बात पे यकीन ना, ही बिलीव्स दैट दिस एस्पेक्ट, या ऐसे कर लें कि ही बिलीव्स दैट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट that is responsible for the economic success of Japanese, या that is which is responsible, sorry, यहाँ aspect या feature आएगा तो which आएगा, that नहीं आएगा, कि वो इस बात पे बिलीव करता है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ जापानीज़, या फॉर द इकोनॉमिक स्टेबलमेंट ऑफ जापानीज़, या फॉर द इकोनॉमिक फॉर द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ जापानीज़। अब देख रहे हैं ना, मैंने 4 5 6 वर्ड्स अलग-अलग यूज़ किए हैं, लेकिन मीनिंग वही कन्वे हो रहा है जो यहाँ कन्वे हो रहा था। ये पैराफ्रेज भी ठीक है, लेकिन मैंने आपको जिसमें समझाया एक बार फिर से सुन लें कि वही बातें मैंने की हैं कि उनकी इकोनॉमिक स्टेबल करने के लिए जो है वो ये चीज़ हेल्प करती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि फॉर मेक देयर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, कि दिस फैक्टर इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक देयर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेन फैक्टर है वो यही है। आपने देखा ना बच्चों कि कैसे मैंने आपको डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके मीनिंग वही कन्वे किया। बस यही सारी पैराफ्रेजिंग का, ये बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल मास्टर इट इंशाल्लाह। प्रैक्टिस 5 देखते हैं। पोइम की पैराफ्रेजिंग आपको सिखाई जा रही है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको आप ऐसे नहीं करते जैसे उर्दू में आप तशरीह करते हैं किसी मिसरे की, किसी नज़म की, वैसे ही आप पैराफ्रेजिंग इंग्लिश में करेंगे। यहाँ पे लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, जो अजीम लोग हैं उन सब की ज़िंदगियाँ हमें याद हैं। वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइम, हम अपनी ज़िंदगियाँ उनके मुताबिक, सबलाइम का मतलब होता है जैसे उनकी थी अच्छी सी ज़िंदगियाँ वैसे हम अपनी भी अच्छी बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव्स बिहाइंड अस, और डिपार्टिंग लीव, डिपार्ट का मतलब होता है छोड़ देना, रुखसत, जो पीछे जो छोड़ दिया उन्होंने। लीव बिहाइंड अस, वो उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिए, क्या छोड़ा भला? फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, वक़्त की जो रेत है उस पर उन्होंने अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दिया। अब देखा या टाइम को सैंड से एक क्या लें सिंबलाइज किया गया कि वक़्त की रेत पे, यानी कि उनको उन्होंने अपने टाइम पे, ज़मानों पे अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए हैं। कि उन्होंने भला? ग्रेट मैन ने, जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है पोइम में। ओके, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स एंड अदर, फुटप्रिंट्स यानी कि उनके कदमों के निशानात, आप उनको इसको कह लें कि जो कि शायद एंड अदर दूसरे हों, सेलिंग ओवर लाइफ सोमन मेन अ फॉरलोन एंड शिपरेक्ड ब्रदर सीइंग शैल टेक हार्ट अगेन।
अच्छा, यहाँ इसका मतलब है कि सेलिंग का मतलब होता है जहाज, लंगर अंदाज नहीं होता जिसको कहते हैं जहाज रानी, उसको सेलिंग कहते हैं। सो लंगर अंदाज नहीं, जहाज रानी, जहाज जो चलाना होता है ना, सेल करना इसको कहते हैं। कि जब जहाज के तख्ते उठा दिए जाते हैं, बहरी जहाज से मेरी मुराद है, कि वो जब दरिया में सॉरी समुद्र में चलने लगता है, उसके तख्ते जब उठा दिए जाते हैं, उसको कहते हैं सेलिंग का एक प्रोसेस है। ओके, वो अपनी लाइफ में सेल कर रहे हैं, यानी कि अपने लाइफ के उन्होंने तख्ते उठा दिए। और सोलमन का मतलब होता है कि एक कह लें कि कुछ आदमी संजीदा जिसको कहते हैं हम उर्दू में, कि वो संजीदगी से उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ को सेल वो कर दिया। फॉरलोन, फॉरलोन हम कहते हैं कि एक ऐसा बंदा जो बेगरज होता है, जिसको कोई मतलब नहीं होता, किसी से कोई मतलब कोई मकसद नहीं है, मतलब वो अपने अपनी धुन में जो मगन रहता है ना, उसको फॉरलोन कहते हैं। एंड शिपरेक्ट ए ब्रदर, शिपरेक्ट का मतलब होता है कि ऐसा बंदा, ऐसा भाई जिसका जहाज़, शिपरेक्ट का मतलब होता है जहाज़ जिसका तबाह हो गया, वो इंसान, यानी कि वो उस बंदे से जिसका जहाज़ तबाह हो जाता है उससे वो बेगरज है, उससे दूर है, वो फार्लोन है। उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको संजीदगी से उसके तख्ते उठा दिए। उस बंदे से बेगरज जिसका जहाज़ तबाह हो जाता है, सींग देखते हुए, शैल टेक हार्ट अगेन, कि दोबारा उसको वो अपने दिल पे ना ले ले। वेल सब्सटीट्यूटिंग अदर वर्ड्स, अब यहाँ ये हमें सिनोनिम्स प्रोवाइड किए गए। सब्लाइम, सब्लाइम ये इसका लफ्ज मतलब है लोफ्टी, एग्जाल्टेड, एमिनेट, ग्रैंड, नोबल, वही सारे, यानी कि जिस माना में वो ऊपर यूज़ हुआ है सब्लाइम, यानी कि हमें क्या चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को सब्लाइम कर लें, मशहूर कर लें, यानी कि उनकी जगह बना लें, कि नामवर कर लें एक ऐसे। वही यहाँ लोफ्टी का भी ये मतलब होता है कि आप इसको कह लें बुलंद, ऊंची, बुलंद पाया जिसको कहते हैं। एक्साल्टी का भी यही मतलब होता है बुलंद। और इमिनेंट तो आपको पता होगा, इसका मतलब फेमस होता है, नामवर, मशहूर, फेमस, नामवर। और ग्रैंड का भी मतलब होता है बड़ी हूँ जिसको कहते हैं। और नोबल का भी ये मतलब होता है कि अच्छी सी, शरीफाना अपनी ज़िंदगी, वो है ना, उसी के सारे सिनोनम्स हैं, उसी के मीनिंग में आ रहा है, मतलब नामवर कर लें, अच्छी ज़िंदगी कर लें, एक इन शॉर्ट इसको आप कहेंगे। ओके, फॉरलॉन जो हमारा ये वाला था, इसका मतलब है अबंडन। वो आपको बताया ना कि ये जिसको कोई गरज नहीं होती वो दूर होता है। अबंडेंट का भी ये मतलब आता है, अबंडेंट मतलब वो उससे परे जिस चीज़ से। डिजर्टेड का ये मतलब है कि तन्हाई में वो तन्हा होता है। फ्रेंडलेस का भी कि उसका कोई दोस्त नहीं होता, फ्रेंडलेस होता है, वो बेगरज होता है, हर चीज़ों से दूर होता है। सॉमन सीरियस, सोबर, ग्रेव, वही सीरियस भी संजीदा, सोबर का और ग्रेव भी, मतलब सारे संजीदगी में, और सॉर्ट ऑफ काम पर्सन आ जाता है। और मेन, ओपन सी, अच्छा मेन यहाँ मैंने नोट नहीं किया इसको, आपको बताया भी नहीं कि मेन का मतलब होता है खुला समंदर। क्या उन्होंने किया कि संजीदगी के खुले समंदर में अपनी जो लाइफ की, अपनी लाइफ की जो सेलिंग है, उन्होंने अपनी लाइफ के तख्ते उठा दिए, अपनी लाइफ को ज़िंदगी के खुले समंदर में, ओपन सी में क्या किया उन्होंने, उसको सेल कर दिया, सेलिंग कर दिया, यानी कि उसको बहरी जहाज जैसे सेल होता है ना, तैरना शुरू कर देता है, उन्होंने वैसे कर दिया अपनी लाइफ को। स्माइली यूज़ की गई ना यहाँ, बहुत ज़्यादा सिम्बोलाइज किया गया हाईली, तो आपको समझ तो आगे होगी कि मैन कहते हैं ओपन सी को। ओके, अब मैंने पोइम भी आपको समझा दी, ये भी समझा दी। अब सेंट्रल आइडिया हम देख लेते हैं कि सेंट्रल आइडिया जो अबव पोइम में दिया गया, वो इज़ द अबव लाइन्स इज़ दैट द लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन रिमाइंड अस ऑफ सर्टेन ड्यूटीज़। कि सेंट्रल आइडिया यही है कि जो अजीम लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ हमें सर्टेन ड्यूटीज़, उनके ख़ास जो मकासद हैं, उनकी ज़िंदगी के मकसद हैं, वो हमें याद दिलाते हैं। रिमूविंग रिमूविंग द इन्वर्जन्स एंड री राइटिंग द सेंटेंस इन द सेम ऑर्डर। वो कहता है इन्वर्जन्स को रिमूव करें, यानी कि ये जो ऊपर जैसे एक पोइम के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, वैसे नहीं, आप उसको सेंटेंस के ऑर्डर में इसको लिखें। पैराफ्रेजिंग होती सेंटेंस के ऑर्डर में है। आपको अगर बेशक पैराग्राफ की पैराफ्रेजिंग दी हो या पोइम की, तो आपने उसको एक फॉर्म ऑफ पैराग्राफ उसको लिखना है। पैराफ्रेजिंग हमेशा पैराग्राफ की फॉर्म में होती है। आउटलाइन देख लेते हैं। वी मे मेक अवर लाइफ ग्रेट, हम भी अपनी ज़िंदगियाँ अजीम बना सकते हैं। डिपार्टिंग वी मे लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, कि वक्त की रेत पर हम शायद अपने फुटप्रिंट्स, जो अपने कदमों के निशान है, यानी कि अपना क्या कह रहे हैं, नक्शेपा छोड़ जाएं। देयर मे बी फुटप्रिंट्स विच मे बी सीन बाय अ शिपरेक्ट ब्रदर, ऐसे फुटप्रिंट्स भी होंगे जो एक तबाहकुन आदमी है, शिपरेक्ट है, वो उनको देखे। एंड मे हेल्प हिम टू टेक हर्ट अगेन, और उसकी मदद करें कि वो अपना दिल दोबारा से, यानी कि शिपरेक्ट एक पर्सन होता है ना, मतलब जिसका आप कह लें जहाज़ तबाह हो गया, तो डेफिनेटली वो एक लूज होप किए होता है, और एक पेसिमिज्म की कैफियत में होता है, मतलब मायूस होता है। तो अगर आपके फुटप्रिंट्स वो देखे, तो हो सकता है वो उसको हार्ट अगेन, मतलब कि दोबारा से वो अच्छे, उसकी उम्मीद बन जाए, तो इस वे में हम कह सकते हैं। ऊपर भी यही है कि आपके जो फुट प्रिंट्स है, सीइंग शेल टेक हर्ट अगेन, कि उनको देख के जो शिपरेक्ट ब्रदर है, या ब्रदर एक चैप के माना में आ रहा है, कि एक ऐसा बंदा जो शिपरेक्ट, जो बर्बाद हो गया, वो आपके फुट प्रिंट्स देख के वो उससे उम्मीद पकड़ सके, या हो सकता है उसकी लाइफ चेंज हो जाए। ये आउटलाइंस हो गई। अब पैराफ्रेज देखें।
द लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन रिमाइंड अस दैट वी मे आल्सो लिव नोबल लाइव्स एंड व्हेन वी डाई। अब वो जो उसने लाइव्स लफ्ज़ है ना जो ओरिजिनल टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं वो अंडर ब्रैकेट्स हैं, और जो आपने यूज़ किए हैं वो बाहर लिखे हुए हैं अंडर ब्रैकेट्स। आपने कोई ऐसे जब आप करेंगे ना इसको तो आपने ऐसे नहीं करना, मतलब ओरिजिनल पैराफ्रेजिंग कर रहे होंगे, अंडर ब्रैकेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिखें कि ऐसे लिखें, आप समझें ये है ही नहीं है, जो ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट्स वर्ड्स हैं आप समझें ये है ही नहीं है। The lives of all great men remind us that we may also live noble lives, and when we die, we may leave records of our actions in this world. अब फुटप्रिंट्स को उसने रिकॉर्ड ऑफ एक्शंस कहा गया है, तो डेफिनेटली फुटप्रिंट्स का भी ये मतलब है कदमों के निशान, रिकॉर्ड्स ऑफ एक्शन अवर एक्शंस का भी ये मतलब है कि हमारे अमाल के रिकॉर्ड्स, यानी कि हम इतने अच्छे अमाल करके जाएं जिसके हम अपने रिकॉर्ड्स वहाँ छोड़ जाएं पीछे। लाइक द मार्क्स ऑफ फुट स्टेप्स लेफ्ट बाय ट्रेवलर्स ऑन द सैंड ऑफ द सी शोर। तो इसने जो फुट स्टेप सैंड्स ऑफ टाइम को एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे एक सी शोर कहते हैं ना, वो समुंदर का जो क्या होता है उसको सी शोर, समुंदर का जो होता है उसको क्या कहते हैं, अब उर्दू में नहीं मेरे माइंड में आ रहा है, वेल सी शोर आपको पता ही होगा ना, समुंदर का जो वो होती है जगह। अच्छा, उन पे जैसे रेत होती है ना समुंदर के किनारे पे, आप इसको ऐसे ले लें कि समुंदर के किनारे पे जैसे रेत होती है, वहाँ अगर कोई ट्रैवलर यानी कि कोई मुसाफिर चले तो उसके पाँव के निशान बन जाते हैं ना, नंगे पाँव चले या जूते पहन के भी बन के चले, तो ऐसे ही आपके जो निशानात हैं वक़्त पे आप अपने छोड़ जाएंगे, जैसे कि एक ट्रैवलर जो है वो सी शोर पे सैंड पे उसके फुट स्टेप बनते हैं, जैसे वो वहाँ अपने मार्क्स छोड़ता है, ऐसे आप टाइम की जो वक़्त की सैंड है उस पर अपने मार्क्स यानी कि अपने रिकॉर्ड ऑफ योर गुड डीड्स छोड़ जाएंगे। दीज रिकॉर्ड्स मे बी नोटिस बाय सम सीरियस एंड ग्रेव पर्सन। ग्रेव पर्सन भी वही जो मुश्किल हालात में सीरियस संजीदा, ज़्यादा संजीदा आदमी हैं, परेशान आदमी हैं, वो हो सकता है आपके फुटप्रिंट्स देखे, आपके स्टेप्स वो देखे, हु हैज़ नो वन टू गाइड हिम, जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, वो परेशान है, कोई उसकी रहनुमाई करने वाला नहीं है, एंड मे एनकरेज हिम, और आपके फुटप्रिंट्स देख के, आपके फुट स्टेप देख के उसको हौसला मिले इन हिज डिस्ट्रेस और सारो, उसकी मायूसी में और उसके गम में आपके फुटप्रिंट्स देख के उसको इनकरेजमेंट मिले, हौसला मिले। ठीक है, ये इसकी पैराफ्रेजिंग हो गई। अब उसको पॉलिश किया हुआ, पॉलिश वो हाँ देखें वो जो उसने विद इन ब्रैकेट्स वर्ड ऊपर लिखे हुए थे ना वो उसने पॉलिशिंग में निकाल दिए। मतलब ये जो आपको पोइम के फुट कह रही हूँ पैराफ्रेजिंग सिखाई गई है ना, इसमें क्या हुआ है कि आपको जो ऊपर स्टेप्स हमने पढ़े हैं ना पैराफ्रेजिंग के, सारे वो फॉलो करवाए गए हैं कि पैराफ्रेजिंग इसको पॉलिश किया गया। उधर उसने विद इन ब्रैकेट्स वर्ड लिख के ना साथ में उसका मीनिंग भी लिख लिया, तो यहाँ पॉलिशिंग में उसने वो निकाल दिए हैं सारे। तो ओरिजिनल में भी आपने ऐसे नहीं करना, तो ये स्टेप बाय स्टेप सिखाया इसको आपको, इसलिए वो विद इन ब्रैकेट्स लिखे हुए थे। तो ये वैसे ही एज इट इज़ है कि वो सारे पॉलिशिंग में निकाल दिए हैं, कुछ इसमें ऐड भी हुआ है, पढ़ लेते हैं पहले इसको हम एक बार। द लाइव्स ऑफ ऑल ग्रेट मैन इंस्पायर अस टू दैट वी आल्सो मे लिव नोबल लाइव्स, एंड दैट व्हेन वी डाई वी मे लीव बिहाइंड अस रिकॉर्ड्स ऑफ आवर नोबल डीड्स लाइक द मार्क्स ऑफ फुटप्रिंट्स लेफ्ट बाय ट्रैवलर ऑन द सैंड ऑफ द सी शोर। These records may, by chance, read by some unfortunate person who, having made a wreck of his life, is in the grip of despair, and this may give him fresh encouragement in his loneliness and misery to make a new start in life। वही थोड़ा सा उसको चेंज किया हुआ वर्डिंग को कि ऐसा होगा कि आखिर में उसको उसकी ज़िंदगी की तन्हाई जो है, मिसरी का बेचारगी है जो उसकी ज़िंदगी में, वो उसमें उसको एक इनकरेजमेंट का फ्रेश इनकरेजमेंट मिलेगी। तो क्या होगा, मैं उसकी हो सकता है कि ये उसकी लाइफ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो। ये अच्छे से पैराफ्रेजिंग को पॉलिश करके जो ऊपर पोइम हमने पढ़ी है उसकी ये पॉलिश्ड पैराफ्रेजिंग है। ठीक है, होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हमारी 6 प्रैक्टिस रहती है न्यू कीज़ आइटम, तो इनको ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आगे आई थिंक फर्दर लेक्चर आपका रहता है इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें भी, तो हम इसको अगली वीडियो में कर लेंगे। आपके लिए इतना ही पैराफ्रेजिंग की आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको जब आ जाएगा ना आपको बहुत मज़ा आएगा करने में, तो इंपॉर्टेंट भी आपको आनी भी चाहिए ये। और मे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई पैराग्राफ हो आपका, अभी मुझे पैटर्न तो नहीं एग्ज़ाम का पता, लेकिन इंशाल्लाह सून एग्ज़ाम के नज़दीक आपको मिल जाएगी उसकी भी वीडियो। तो हो सकता है आपको जब पैराफ्रेजिंग डेफिनेटली सिखाई जा रही है तो आपको कोई पैटर्न, कोई ओरिजिनल टेक्स्ट दिया गया हो, आपसे डिमांड की गई हो पेपर में कि आप इसकी पैराफ्रेजिंग करें, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी यू विल कैन डू इट ना, आप इसको कर सकेंगे फिर। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।